गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपन आज 12th क्लास के लिए नया अध्याय शुरू करते हैं। नया चैप्टर है, अपना नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण कुंवर नारायण की आपकी पाठ्य पुस्तक में दो कविताएं संकलित की गई हैं। एक तो कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। पहले अपन इस कविता को देखें उनकी, उससे पहले थोड़ा जीवन परिचय उनका देखें, हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है ये देखें, किस प्रकार के वो कवि हैं, उन्होंने क्या कुछ साहित्य रचना की, कौन से साहित्यिक ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, इसके बारे में अपन थोड़ा विचार करते हैं। उनके देखें तो कुंवर नारायण के बारे में यदि अपन देखते हैं तो उनका जन्म जो है वो सन 1927 ईस्वी में हुआ, कुंवर नारायण का जन्म। और कुंवर नारायण जो है ना वो आगे के तृतीय तार सप्तक के कवि हैं। जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि उषा कविता शमशेर बहादुर सिंह की अपन देख रहे थे, तो जिस प्रकार शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, अपन ने उस बारे में बातें की थी कि तार सप्तक में हर एक तार सप्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ने 4 तार सप्तक प्रकाशित किए और हर एक सप्तक में वो ऐसे 7 कवि संकलित करते थे जो नई कविता की ओर अग्रसर थे या अपनी कविताओं में नए नए जो प्रयोग लेकर के आ रहे थे, नई दिशा दे रहे थे, ऐसी परंपराओं को छोड़ करके नई दिशा की तरफ, कविता की नई दिशा की तरफ आगे ले जा रहे थे, गति दे रहे थे कविता को। तो ऐसे कवियों की श्रेणी में ही आते हैं कुंवर नारायण। और उनके आगे के तीसरे तार सप्तक में उन्हें स्थान मिला। तीसरे तार सप्तक के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। आगे के तीसरे तार सप्तक के जो उन्हें प्रकाशित किया था 1959 ईस्वी में, उसके सर्वोपरि जो कवि है ना वो कौन है? कुंवर नारायण है। और नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि जो है ना वो माने जाते हैं कुंवर नारायण। इन्होंने 1950 ईस्वी के करीब साहित्य रचना इन्होंने प्रारंभ की। और इनकी कविताओं में यदि अपन देखें ना तो भावुकता की बजाय यथार्थ जो है ना वो देखने को मिलता है। वास्तविकता, यथार्थ जो है ना, यथार्थ को प्रकट करने का प्रयास इन्होंने अपनी कविताओं में या अपनी रचनाओं में किया है। तो ये इस प्रकार की इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में यदि अपन देखें, कविता संग्रह है उनके कुछ, तो जैसे चक्रव्यूह, आमने सामने, इन दिनों, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं है, ये इनके कविता संग्रह हैं। इनके 2 काव्य खंड हैं, एक तो खंड काव्य हैं, एक तो वज्रश्रवा और एक आत्मजयी, ये इनके खंड काव्य हैं। एक इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास, जिसमें कहानियों का संग्रह किया है इनके। एक समालोचना संग्रह है इनका आज और आज से पहले। ये इस प्रकार का इनका साहित्यिक जो परिचय है वो है। इनकी जो कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित की गई हैं, वो जो कविताएं हैं वो इनके इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। इन दिनों कविता संग्रह से इनकी ये कविताएं, दोनों कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये संकलित की गई है। ठीक है ना। अब इसमें अपन आगे बढ़े उससे पहले एक बार आप इनका संदर्भ जो है ना वो नोट कर लें। किस प्रकार से आप संदर्भ करोगे, नोट करो एक बार इनका संदर्भ। उपयुक्त पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना के पद्य भाग में कविता के बहाने, यदि प्रथम कविता से यदि व्याख्या आती है तो आप यहाँ शीर्षक लिखोगे कविता के बहाने, और दूसरी कविता से यदि व्याख्या आती है तो फिर आप लिखोगे बात सीधी थी पर। ये दोनों शीर्षक लिखोगे। शीर्षक से उद्धृत किया गया है जिसके रचयिता नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण हैं।
कुंवर नारायण हैं, जो इनके अमर कविता संग्रह इन दिनों से संकलित किया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग में आप क्या लिखोगे, इस कविता में जो भी कविता इसमें दी गई है ना कवि के द्वारा, उसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, क्या कहने का प्रयास किया है, वो आप इसमें प्रसंग में लिखोगे। फिर उसका सरलार्थ होगा, व्याख्या होगी उसकी, और फिर विशेष में कुछ कॉमन विशेष हैं जो कहीं से भी इस पाठ में व्याख्या आती है तो उसमें आप लिखोगे। तो जो कॉमन विशेष है ना, उनको एक बार आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर 1 लिखो आप, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 1 लिखो, भाषा भावों के अनुरूप। नंबर 2 लिखो, भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। भाषा भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम। अगला लिखो, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग। अगला लिखो, तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त। तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सहज सरल शब्दावली का प्रयोग। तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त सहज सरल शब्दावली का प्रयोग। अगला देखो, लक्षणा प्रधान कथन शैली का प्रयोग। लक्षणा प्रधान कथन शैली का प्रयोग। अगला देखो, काव्य का प्रसाद गुण। काव्य का प्रसाद गुण। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अगला लिखो, कविता छंद के बंधनों से मुक्त। कविता छंद के बंधनों से मुक्त। ठीक है, ये इसके कुछ विशेष हो गए। अलग से कोई विशेष जो आएगा वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। कवि कुंवर नारायण की 2 कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई हैं। पहली जो कविता है वो है कविता के बहाने। कविता के बहाने। इसमें देखो कवि क्या बताना चाहता है, सहज सरल तरीके से समझने का प्रयास करें। बहुत ही गूढ़ बात जो हो कवि इसमें बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है कि आज ऐसी शंका जाहिर होती है या ऐसा लगता है कि आज का जो मनुष्य है वो मशीनी बन गया है। यांत्रिकता जो हो वो बढ़ती जा रही है। मनुष्य जीवन जो है ना वो यांत्रिक होता जा रहा है, मशीनी होता जा रहा है। तो मशीनी होता जा रहा है, यांत्रिक होता जा रहा है, तो फिर क्या है कि उसकी जो भावनाएं हैं वो क्या होती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही है। और जब भावुक हृदय नहीं होगा तो एक सुंदर कविता का क्या नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। तो कवि कहते हैं कि लोग इस प्रकार की शंका जाहिर करते हैं कि आज के समय में एक सुंदर कविता का क्या नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या बताया, कारण ये बताया कि आज का जो मनुष्य है वो क्या होता जा रहा है, यांत्रिक भावनाएं जो हो क्या होती जा रही है, व्यक्ति की नष्ट होती जा रही है। तो भावुक हृदय ही एक सुंदर कविता का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। ऐसी शंका जाहिर करते हैं लोग, पर कवि कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता के सुंदर भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। कविता की सुंदर संभावनाओं को व्यक्त करने का क्या किया है, प्रयास किया है। कवि कहना चाहता है कि कविता का जो भविष्य है वो उज्जवल है। आज भी सुंदर कविताओं का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता में कविता की संभावनाओं को व्यक्त किया है। आज के समय में, आज के विपरीत समय में भी एक सुंदर कविता की जो संभावना है ना, उसको कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है कि आज भी सुंदर कविता का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। देखो कैसे क्या बताने का प्रयास किया है कवि ने। कविता के बहाने है, अनेक प्रकार से कवि जो है वो पहले चिड़िया की जो उड़ान है उससे कविता की तुलना करता है, फिर फूलों के खिलने से कविता की तुलना करता है, फिर बच्चों के खेल से कविता की क्या करता है, तुलना करता है। और अंत में कवि कहता है कि आज चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां हों, लोग चाहे ये समझे कि आज सुंदर कविता का निर्माण नहीं हो सकता, पर आज भी हम ये कह सकते हैं कि कविता का जो भविष्य है वो उज्जवल है। और आज इस समय में भी
है, जो ये माना जा रहा है कि आज का मनुष्य जो वो यांत्रिक होता जा रहा है, आज के समय में भी सुंदर कविताओं का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो देखो क्या कुछ बताने का प्रयास किया है कवि ने, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर कविता है। देखो कविता की संभावनाओं को, है उसकी उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को कवि व्यक्त करता है। कैसे, क्या देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, है कि कवि की जो कविता है ना, उसकी जो कविता रचना जो है, उसकी तुलना जो है वो हम किससे कर सकते हैं, चिड़िया की उड़ान से कर सकते हैं। कि जिस प्रकार चिड़िया जो है वो अपने पंख फड़फड़ा करके क्या करती है, उड़ती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी प्रकार भी कवि भी अपनी कल्पनाओं के द्वारा क्या करता है, उड़ान भरता है। कवि भी अपनी कल्पनाओं के द्वारा क्या करता है, उड़ान भरता है। तो कवि कविता की जो तुलना है वो किससे कर सकते हैं, हम चिड़िया की उड़ान से कर सकते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। फिर कवि कहते हैं कि हम तुलना तो करते हैं, उसमें कुछ समानताएं तो हैं, पर चिड़िया की उड़ान से कविता की उड़ान की सटीक तुलना नहीं की जा सकती, सटीक तुलना नहीं की जा सकती है। चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमाओं में क्या है, बंधी हुई है। चिड़िया जो है वो क्या कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही उड़ सकती है, एक घर से दूसरे घर चली जाएगी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ चली जाएगी। मतलब उसकी जो उड़ान है वो स्थान और समय की सीमाओं में क्या है, बंधी हुई है। एक निश्चित समय तक ही वो क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है, निश्चित समय तक या एक निश्चित स्थान तक ही वो क्या कर सकती है, उड़ान भर सकती है। पर कवि कहते हैं कि कवि की कल्पनाओं की न तो कोई स्थान की सीमा है, न कोई समय की सीमा है। कवि जब उड़ान भरता है ना, कवि जब उड़ान भरता है तो वो हर प्रकार की सीमाओं का क्या कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती ना, वहां कौन पहुंच जाता है, कवि की कल्पनाएं कवि कल्पनाओं के माध्यम से पहुंच जाता है। तो कवि कहते हैं कि उसकी जो तुलना है वो सटीक तुलना नहीं है। मतलब पहले तो कवि कहता है कि हम चिड़िया की उड़ान से उसकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, पर फिर कहता है कि चिड़िया की उड़ान जो है वो सीमाओं में क्या है, बंधी हुई है, और कविता की उड़ान जो हो किसी प्रकार की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, हर प्रकार की सीमाओं का वो क्या करती है, अतिक्रमण करती है। देखो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात दोनों की तुलना हम सटीक नहीं कर सकते। कविता की और चिड़िया की उड़ान की तुलना हम सटीक नहीं कर सकते। बाहर भीतर, इस घर उस घर की चिड़िया जो है वो तो क्या है, स्थान और समय की सीमाओं में बंधी हुई है। बाहर से भीतर चली जाएगी, भीतर से क्या जाएगी, बाहर आ जाएगी, और इस घर उस घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से दूसरे घर, या फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़, मतलब वो स्थान और समय की सीमाओं में क्या है, बंधी हुई है। पर कविता की जो उड़ान है ना, कवि जब कल्पनाओं के माध्यम से उड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है, तो उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने कवि कहते हैं कि जब कवि कल्पनाओं के पंख लगा करके जब क्या करता है, उड़ान भरता है, तो फिर वो हर प्रकार की सीमाओं का क्या कर देता है, अतिक्रमण कर देता है। वो स्थान और समय की सीमाओं में से पार चला जाता है, उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। तो चिड़िया क्या जाने, तो चिड़िया से हम उसकी तुलना, उड़ान की तुलना नहीं कर सकते। फिर कवि कहता है, देखो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार फूल खिलता है, पल्लवित होता है फूल, उसकी सुगंध जो है वो चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसकी महक से सारा वातावरण जो है वो सुगंधमय हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि हम उसकी जो फूल के जो खिलना है ना, उससे हम कविता की तुलना कर सकते हैं। कि जिस प्रकार फूल जो खिलता है तो वो अपने चारों तरफ के वातावरण को क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है, उसकी महक जो है वो चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसी प्रकार कविता का जो यश है, उसकी जो प्रसिद्धि है, वो भी चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो हम तुलना कर सकते हैं, कविता के निर्माण की तुलना हम किससे कर सकते हैं, फूल के खिलने से कर सकते हैं। पर फिर कवि कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि हम दोनों की तुलना जो है सटीक नहीं कर सकते। दोनों की जो तुलना है वो क्या नहीं कर सकते, सटीक नहीं कर सकते, या दोनों की तुलना जो है वो सही नहीं है। क्यों, क्योंकि फूल जो है वो खिलता है, पर फूल के खिलना जो है वो सीमाओं में क्या है, बंधा हुआ है। वो एक निश्चित स्थान पर क्या होता है, खिलता है। फूल जो है वो एक निश्चित स्थान पर क्या होता है, खिलता है, और उसकी जो महक है ना, उसकी जो सुगंध है, उसका भी एक दायरा है, वो सीमाओं में क्या है, बंधा हुआ है। पर कविता, एक अच्छी कविता का जब निर्माण होता है ना, तो वो हर प्रकार की सीमाओं का क्या कर देती है, अतिक्रमण कर देती है। वो फिर समय की, उसकी यश, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि जो है वो किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं मानती, वो समय और स्थान की सीमाओं से पार चली जाती है। जैसे तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, उसकी कीर्ति
चारों तरफ क्या है, फैली हुई है। और जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक मनुष्य रहेगा, तब तक उसकी प्रसिद्धि किसी प्रकार से कम नहीं होगी। या ये कहें हम कि दिन प्रतिदिन उसकी प्रसिद्धि, उसका यश, उसकी कीर्ति चारों तरफ बढ़ती ही जाएगी। तो कवि कहते हैं कि उसको हम स्थान या समय की सीमाओं में हम बांध नहीं सकते। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, दोनों की तुलना कर सकते हैं हम। कविता खिलती है और वैसे ही फूल जो वो खिलता है, वो अपने चारों तरफ वो अपनी सुगंध जो वो फैला देता है। पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पर दोनों की तुलना जो हो क्या नहीं है, सटीक नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर कि फूल जो खिलता है ना, तो वो एक स्थान की सीमाओं में क्या रहता है, बंधा रहता है। समय की सीमाओं में क्या रहता है, बंधा रहता है। बाहर भीतर, बाहर लगा दिया या फिर भीतर लगा दिया, या फिर इस घर उस घर, एक घर में लगा दिया दूसरे घर में, तो वो एक स्थान का क्या होता है, दायरा होता है। एक समय का क्या होता है, दायरा होता है। एक निश्चित समय के बाद में फूल जो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। और उसकी सुगंध जो है उसका भी एक दायरा होता है, उस दायरे को पार नहीं करती। पर कविता जो है ना, कविता क्या यश, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ क्या होती है, फैली रहती है, बिना मुरझाए महकने के माने। कविता जो हो कभी क्या नहीं होती, मुरझाती नहीं है, और सदा सदा के लिए उसकी महक जो हो क्या रहती है, बनी रहती है। या फिर ये कहें, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसकी महक जो है वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसकी महक जो है, उसकी प्रसिद्धि जो है, उसका यश जो है, उसकी कीर्ति जो है, वो चारों तरफ क्या हो जाती है, फैलती चली जाती है। या समय जैसे जैसे बढ़ता है उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती चली जाती है। तो फूल क्या जाने, तो फूल से भी हम उसकी सटीक तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें अनुप्रास, यमक अलंकार वगैरह आप कर सकते हो अलग से, यदि वो देखे तो मानवीकरण अलंकार जो है वो कर सकते हो। ठीक है ना। ये सब बातें आगे देखो। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चों के खेल से हम कविता की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं बच्चों के खेल से। कि जैसे बच्चे जब खेलते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो भी खेलते हैं, और वो आपस में उनमें मेलजोल होता है, परस्पर उनमें क्या होता है, मेलजोल होता है। हर प्रकार की बंधनों का वो क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। ये नहीं होता, छोटे बड़े का भाव नहीं होता उनमें, अमीर गरीब का भाव नहीं होता जब बच्चे जब खेलते हैं। ठीक है ना। या फिर ये नहीं कह सकते हम कि वो सीमाओं में क्या है, बंधा है, चारों तरफ खेलते हैं, कहीं भी जाकर के क्या होते हैं, खेलते हैं। तो समय या उसमें क्या नहीं कर सकते हम, स्थान की सीमाओं में हम उसको बांध नहीं सकते। या हर प्रकार के भेद को भी वो क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि कविता की तुलना जो है ना, वो बच्चों के खेल से हम कर सकते हैं, बच्चों के खेल से हम कर सकते हैं। बाहर भीतर, ये घर वह घर, कि बच्चे जब खेलते हैं तो बाहर भी खेलते हैं, अंदर भी खेलते हैं, इस घर में भी खेलते हैं, उस घर में भी खेलते हैं। तो वो स्थान या समय की सीमाओं में क्या नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। या फिर हर प्रकार के भेद को भी वो क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। किसी जातिगत आधार पर भेद नहीं होता, हर जाति के व्यक्ति, हर वर्ग के, हर वर्ण के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, परस्पर मिलकर के खेलते हैं। तो उसी प्रकार कविता जो है ना, वो भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। या हर प्रकार के भेदभाव को, चाहे वो जातिगत है, चाहे वो वर्गगत है, चाहे वो वर्णगत है, चाहे वो धर्मगत है, हर प्रकार के भेदभाव को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। तो कवि कहते हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कि जिस प्रकार बच्चे सभी घरों को एक कर देते हैं, या हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके एकता का संदेश देते हैं बच्चे अपने खेल के द्वारा, उसी प्रकार कविता भी एकता का क्या देती है, संदेश देती है। तो बच्चों के खेल से हम कविता की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। और अंत में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल का भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है, बच्चों के खेल का भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है, उसी प्रकार कविता का भविष्य भी क्या है, सुरक्षित है, उज्जवल है। हम आज के इस विपरीत समय में भी ये नहीं नकार सकते, ये नहीं कह सकते कि कविता का भविष्य उज्जवल नहीं है। आज भी सुंदर कविताओं का क्या होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। चाहे व्यक्ति कितना ही यांत्रिक बन जाए, कितना ही मशीनी बन जाए, चाहे उसकी भावनाएं जो है वो क्या हो जाए, दब जाए, पर भावुक हृदय दब जाए, पर फिर भी सुंदर कविताओं का निर्माण जो हो निरंतर होता रहेगा। तो कवि कहता है कि कविता का जो भविष्य है वो उज्जवल है। ये आपकी प्रथम जो कविता है वो यहाँ पर समाप्त हुई। ठीक है ना। अब दूसरी जो कविता है जिसमें क्या कुछ बताने का प्रयास किया है कवि ने, उसमें
अपन विस्तार से कल देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविताएं या मेरे अध्यापन आपके ज्ञान वर्धन में यदि सहयोगी हो रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।